हम अपने डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड यूज़ को पढ़ेंगे। जो सेकंड यूज़ हमारा है किसी दी गई फिज़िकल क्वांटिटी, एक से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना। तो जैसे हम अपना ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चन को लिख सकते हो, आपकी बुक में है। मैं इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप कोई फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर यदि आप कोई फोर्स लगा रहे हो, कौन सा F, तो वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के मास, ठीक है ना, स्मॉल m, और उसके एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन स्मॉल a पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि F का m और a के साथ क्या करना है, रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है। इज दैट क्लियर? तो कुछ नहीं है, इसके लिए हम सबसे पहले जब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम मान लेंगे कि हमारी क्वांटिटी कौन सी है, F डिपेंड करती है किस पर, m और a पर। तो इसकी m और a, तो मैंने इनकी पावर x और y लगा दिया। इज दैट क्लियर? मैं अब इनमें मेरा काम जो है इस x और y की क्या करना है, वैल्यू निकालना। जैसे x और y की वैल्यू लगेगी मैं इसमें ला करके इसमें फिट कर दूंगा और जो मेरा जो रिलेशन आएगा वो f का मास और एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है मेरे को, तो मैं इसमें जैसे ही आगे बढ़ाऊँगा इसको तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा F इज इक्वल टू K m की पावर x a की पावर y, इक्वेशन नंबर 1। डू यू नो दैट इज़ y एक्चुअली। तो ये k जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी में जैसे जो प्रोपोर्शनलिटी का हमारा रिलेशन होता है उसमें प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे हटाते तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हमको मालूम है ये, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि फिज़िक्स में जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो ये जो कांस्टेंट आता है k, इसका कोई फंक्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका होना नहीं होना हमारे लिए अभी बराबर है। तो हम इसको k को क्या रखेंगे, मान के चलेंगे कि k हमारा अभी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है हम किस पर फंक्शन करेंगे, सिर्फ f पर, m पर और a पर। हमें मालूम है कि डायमेंशनल फार्मूले ऑफ f, फोर्स का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, mLT इनवर्स टू m का कितना होता है, दैट इज मास। सो ओनली यू विल हैव टू यूज़ m, और L0 T0 आप लिखना चाहो तो लिख लो। और यहाँ पर a जो होता है एक्सेलरेशन, कितना होता है, m0 LT इनवर्स 2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ऑल्स। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, लेकिन मेरे को इनकी ज़रूरत है नहीं पूरे लिखने की, तो मैं इसे यूज़ करूँगा, सिर्फ क्या, m से यूज़ करूँगा, और इसे यूज़ करूँगा LT इनवर्स 2 से यूज़ करूँगा, ताकि मेरा टाइम जो है वो क्या हो, थोड़ा सा कम लगे। तो बाय इक्वेशन 1 ध्यान देना, बाय इक्वेशन 1 तो मैं बोल सकता हूँ इसमें कि f इज़ इक्वल टू कितना, मेरा f का फॉर्मूला जो है वो कितना है, mLT इनवर्स 2। इज़ दैट क्लियर? तो इसका कितना है, m का, k से कोई काम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो m का फार्मूला सिर्फ m है, इसकी पावर कितनी है, x है, और a का फार्मूला कितना है, LT इनवर्स 2, इसकी पावर कितनी है, y है। अब ये आपकी 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है, जो आपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें पता है कि पावर कैसे हो जाएंगी, ऐड, इस पर पावर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मिलेगा मेरे को m की पावर x। यहाँ देखो l की पावर y और t की पावर -2y। तो मैं क्या करूँगा, इसे पूरा कंबाइन करके लिख लूँगा डायमेंशनल फॉर्मूले को, m की पावर x ly t की पावर -2y। इज़ दैट क्लियर? विच इज़ इक्वल टू mLT इनवर्स 2। अब आपको एक चीज़ पता है, अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होंगी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ का कंपैरिजन कर दूंगा, दोनों तरफ का कंपैरिजन करूँगा और मेरे को मिलेगा m के साथ ये इसकी कंपैरिजन करूँगा। तो m की पावर कितनी है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1 है। तो बाय कंपैरिजन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, बाय कंपैरिजन x इज़ इक्वल टू 1। ओह, नो इशू, यू कैन से दैट, क्योंकि यहाँ पर m की पावर x है, यहाँ पर m की पावर 1 है। तो कंपैरिजन करने पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। यहाँ देखें y की पावर कितनी है, यहाँ पर l की पावर y है, माफ़ करना, और यहाँ l की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। इज़ दैट क्लियर? वेरी सिंपल। और अगर आप चाहो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ t की पावर कितनी है, -2y, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है, -2। यू कैन सॉल्व दिस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू फिर से 1। Is that clear what I am saying? So you can put the value of x and y in equation number 1. So your final answer will be f is equal to k of m1 a1. Then I can say simply
F is equal to K of ma. That is the relation among ma and F. Is that clear? Very simple it is actually. अब रही बात K की, तो जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला आपको मिलेगा ये, ठीक है ना, F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पर प्रैक्टिकली K की वैल्यू वहाँ पर 1 होगी। ये क्यों होगी, वी विल डिस्कस अबाउट ऑन दैट टाइम देयर, बट आप मान सकते हो कि ये 1 होगी। तो हमारा जो फार्मूला जो बनेगा वहाँ पर कितना होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना। आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। एक और चीज़ ध्यान देना, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटियों में, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डन। अब यहाँ देखिए, जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो होगा हमारा, मैं आपको एक और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जैसे एक मोमेंटम है, मोमेंटम को मैं किससे डिनोट करता हूँ, P से। मोमेंटम को किससे डिनोट करता हूँ, P से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और मास को डिनोट कर देता हूँ M से, और वेलोसिटी को डिनोट कर देता हूँ V से। इज़ दैट क्लियर? तो मोमेंटम P का M और मोमेंटम P जो है वो M और V पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फार्मूला डिराइव करना है। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, MLT इनवर्स है। कितना है, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो MLT इनवर्स है। मास का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हो, और V का डायमेंशनल फार्मूला भी आप जानते हो, LT इनवर्स, ठीक है ना। तो आपको इसको रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन होगा KMV। डन। इस तरीके से मैं आपको इसमें एवेल्युएट करा सकता हूँ। अब नेक्स्ट ज़रा सोचना इसके बारे में। एक क्वेश्चन है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, मान लेते हैं ये सेंटर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है चारों तरफ, समझ में आ गया ना, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है वो ऐसे। तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जनरली F C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अपन FE से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है वो डिपेंड करता है किस किस पर डिपेंड करता है, जितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उस वेलोसिटी पर, इसका मास कितना है, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, R। समझे आपको, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मास, depends upon velocity, and depends upon radius. Is that clear? So we will have to find out the relation among F, M, V and R. Is that clear? So we can develop the relation with the help of the dimensional analysis. Is that clear? Do you know? अभी तो मैं आपको सिर्फ इसका मतलब समझा रहा हूँ, आपको इसके बाद 2-3 चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं, ठीक है, और उनमें हम जैसे कोई क्वांटिटी है, मैं आपसे बोलूं कि डायमेंशनल फार्मूला निकालो किसका, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपने किसके टर्म्स में निकाल दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, M, L और T के फॉर्म में निकाल दिया। इज़ दैट क्लियर? मतलब मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में आपने क्या कर दिया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। अगर मैं आपसे ये कहता कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालो किसके टर्म्स में, एक्सेलरेशन और मास को फंडामेंटल क्वांटिटी मान के निकालो, तो डायमेंशनल फार्मूला, तो भाई ये भी आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता, ठीक है ना। कितना हो जाता है, F इज इक्वल टू एम ए। इसी को ब्लॉक ब्रैकेट में रख देते, वो क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है, मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ ध्यान देना, जस्ट फॉरगेट दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, नाउ अगेन रिमेंबर द क्वेश्चन इज कि फोर्स डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर। फिर इसके बाद जो मैंने बोला एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई कोई इशू है ही नहीं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, V और R, A, B, C, X, Y, Z भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, K ऑफ M A V B और R C। इक्वेशन नंबर 1, वी विल हैव टू पुट द ऑल वैल्यूज एंड देन वी विल एबल टू फाइंड द रिलेशन अमंग दीज क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? सो व्हाट कैन आई से अबाउट दैट? आई कैन से सिंपली F का डायमेंशन फार्मूला, कोई इशू है नहीं, M का पता है, V का पता है, R इज ओनली द डिस्टेंस, R इज ओनली द डिस्टेंस। और डिस्टेंस किस पर बिलोंग करेगी, सिर्फ L पर। किस पर बिलोंग करेगी आपकी, सिर्फ L पर। V क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आपको पता है, LT इनवर्स। मास और फोर्स का आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर, यू कैन सी, आई डोंट वांट टू राइट अगेन एंड अगेन। इज दैट क्लियर? सो आई एम गोना पुट ऑल द डायमेंशनल फार्मूले हियर। M का, F का M L T इनवर्स 2, नो इशू, जस्ट फॉरगेट अबाउट द K। इज दैट क्लियर? M A, just C L T inverse B, no issue, and what about our R L C? Is that clear? So I can write
MA LB T minus B, is that clear? And LC, डन। सो सबको कंबाइन करके लिखते हैं MLT इनवर्स 2, कितना होगा मेरा यहाँ MA LB प्लस C, समझते हैं ना, सारे L को जोड़ दाड़ दो यहाँ पर पावर को, प्लस माइनस B, डन। अब कंपैरिजन करेंगे, बाय कंपैरिजन या ऑन कंपैरिजन, जो लिखना चाहो, ठीक है ना, ऑन कंपैरिजन। यहाँ m की पावर कितनी है, a है, यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है, तो भाई m का m के साथ कंपैरिजन करोगे, l का l के साथ कंपैरिजन करोगे, और t का t के साथ कंपैरिजन करोगे, तो कितना आएगा, m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, नो इशू। यहाँ कितना, l की पावर b प्लस सी, यहाँ पर 1, तो कितना आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, डन। और यहाँ पर कितना है, माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। यहाँ वैल्यू रखो उठा के, आपको c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना होगा, -1, डन। उठाओ सारी a b c की वैल्यू और रख दो यहाँ पर, तो कितना आएगा, बाय इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू के, m की पावर 1 v की पावर 2 और c की पावर मतलब r की पावर c मतलब कि -1, डन। तो आपका जो फॉर्मूला होगा f इज इक्वल टू, ध्यान देना, कितना आएगा, k इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन r की पावर 1, नीचे आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू k ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन r, दैट इज स्मॉल m एक्चुअली। समझ में आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया एम वी और आर का, किसके साथ, एफ के साथ, एफ का एम वी और आर के फॉर्म में, डन। अगर मैं बोलता आपको कि जैसे इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना, ये अलग से क्वेश्चंस आते हैं, पर यहाँ मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, तो आपने ये जो फार्मूला लिखी हो, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में है, मास, लेंथ, टाइम वगैरह जो है इनकी टर्म्स में है। पर क्वेश्चन ये दिया जाता कि कंसीडर मास एज फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड रेडियस एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, इज दैट क्लियर? सो you don't have to do anything, you will have to do the same thing, the same process, but just think about these quantities, is that clear? So you will have to write f is equal to block bracket में m v2 r inverse, that is your dimensional formula। समझ रहे? so simple it is। अगर ऐसा करने को आए तब भी आपको करना यही है, मतलब कि कोई भी यूजुअल अनयूजुअल टाइप की क्वांटिटी हो और बोले कि उसको फंडामेंटल क्वांटिटी मानो और फलाने का डायमेंशन निकालो, तो आपको उस क्वांटिटी को पकड़ना, उसके बराबर करना है, पूरी प्रोसेस फॉलो करना है, और आखिरी में जो आएगा उसको ऐसा ब्लॉक ब्रैकेट में लिख दो, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट। तो जो मैंने इसके पहले करके बताया था, इसके पहले जो मैंने बात बोली थी थोड़ी सी आपने सुना होगा, वो हल्की सी कंफ्यूजिंग लग सकती थी आपको, पर अब आपको वो चीज़ पूरी क्लियर हो गई है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि मान लेते हैं एफ का रिलेशन निकाला हमने एम और ए के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँ डायमेंशनल फार्मूला एम का, तो आपने पट से लिख दिया ये, ए से बोला तो ए का ये लिख दिया, एफ का बोला तो आपने ये लिख दिया, कोई इशू नहीं है आपको। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक्चुअल में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके हिसाब से। पर मैं बोलता आपसे कि एक्सेलरेशन और मास को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, तब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, इज दैट क्लियर? तो सब कुछ यही है। ये पर इसका क्या करते हैं आपका, k इज इक्वल टू एम ए, थोड़ा टेढ़ा लिख गया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना f इज इक्वल टू एम ए, तो क्या करते f का ब्लॉक ब्रैकेट में डालते, लगाते क्या ब्रैकेट में एम ए, बात खत्म, बात खत्म, इतना उसमें ज़्यादा कुछ नाटक है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसे नोट करो। अब मैं आपको एक विजुअलाइज करके बताता हूँ, ठीक है ना, कि डायमेंशनल फार्मूले से एक्चुअल में फिजिक्स के इक्वेशन बनाते कैसे हैं, रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, यू हैव अ पेंडुलम, डू यू नो द पेंडुलम? जस्ट थिंक दैट, सपोज यू हैव एनी बेस, कोई आपका एंकल पॉइंट हो गया, खीला विला आपने गाड़ दिया ऐसा, उसको आपने एंकल पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए आपने, एक रस्सी ऐसी बांधी, ठीक है ना, और इसमें नीचे एक स्पेयर टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है, आपने उसको क्या कर दिया, उसमें लटका दिया। तो ये पूरी की पूरा जो सिस्टम है, इसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब सोचो ज़रा, मैं सिंपल पेंडुलम ऐसा करके छोड़ दूँ,
तो ये क्या करने लगेगा, ऐसा ऐसा मोशन करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। एक्चुअली मैं इसे क्या बोलूँगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। अब ये ऑसिलेशन करेगा तो ध्यान देना क्या होगा। मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है, मैंने हाइपोथेटिकली पॉइंट मान लिया कि यहाँ से इसने चालू किया, तो ये पेंडुलम क्या होगा, इस तरफ जाएगा यहाँ कहीं तक, फिर लौट के आएगा यहीं पर, फिर यहाँ से ऐसा जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पर आएगा। ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है ये कहलाएगी वन, इसी को अब मैं बोलूँगा वन ऑसिलेशन। क्या बोलूँगा मैं, वन ऑसिलेशन। ठीक है ना, एक पूरा दोलन, ऐसा हिंदी में बोल सकते हो, वन ऑसिलेशन बोलूँगा। और वन ऑसिलेशन में मतलब यहाँ से ऊपर जाने में, फिर नीचे आने में, फिर नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट पूरा सिस्टम इज सिंपल पेंडुलम। समझे ना आपने, इसको टाइम पीरियड हम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम को टी से, ठीक है, टी से डिनोट करते हैं। अब मेरा मतलब है कि आप फॉर्मूला डिराइव करना है, हमको फॉर्मूला बताना है कि टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। समझ रहे हो, ये पेंडुलम लटका हुआ है नीचे की तरफ, मतलब इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तब तो नीचे लटका है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो ये झूल जाता और मोशन करने लगता। अपना मोशन करता भी नहीं करता, क्या मालूम, ऐसे लटक जाता शायद, और ऐसे ही मोशन करता तो शायद ऐसा चला जाता, ऐसी मोशन करता तो शायद ऐसा चला जाता। इज दैट क्लियर? वी विल डिस्कस अबाउट इट वेरी डीपली व्हेन वी विल डील विद द ग्रेविटेशनल। ऑन दैट टाइम व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट, दैट मीन्स द एनी हाउ देयर मस्ट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on this sphere which is called bob, the sphere. Is that clear? That sphere is known as bob. When you will perform the experiment then you will understand the meaning of bob and all. Is that clear? तो ये इसका मास मान लेता हूँ मैं कितना है, m है। इसका बॉब का मास कितना है, m है। तो मैं बोल सकता हूँ जो ये टाइम पीरियड है वो शायद डिपेंड कर सकता है किस पर, मास पर डिपेंड कर सकता है, बॉब के, वो कितना है, m। मैंने लिख दिया मैंने। दूसरा शायद ये जो लंबाई है, ये लंबाई भी तो मैंने जोड़ी ना, धागे की, थ्रेड हो जो भी हो आपकी, इसकी लंबाई मान लेता हूँ मैं l है, तो शायद इस लंबाई में भी डिपेंड कर सकता है, लेंथ l पर डिपेंड कर सकता है। कोई इशू नहीं, पता नहीं है, रिलेशन निकालना है, इसलिए तो हम सोच रहे हैं। क्लियर? और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन, जो फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा कितना होगा, मैं मान लेता हूँ उसको g बोल देता हूँ। दैट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, वट एवर यू आर सेइंग अबाउट दैट वन, दैट इज ऑल्सो द एक्सेलरेशन। भले ही ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पर है तो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि t जो है वो डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो मेरे को सूटेबल फॉर्मूला निकालना है जो क्या करेगा, इसके लिए सफिशियंट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लूँगा फिर से अपनी वही प्रोसेस चालू जो है, कुछ नहीं है, ओनली यू हैव टू फॉलो वन थिंग, दैट इज कॉल्ड योर कंसेप्ट, व्हाट यू हैव लर्नड, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आपको प्रोसेस पर जाना है। तो क्या होगा, मेरा टी जो है, टी डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, a b c, काम चल जाएगा। तो t इज इक्वल टू k, दैट इज कॉन्स्टेंट, m a l b g c। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको कर दिया यहाँ पर। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे सबके और प्रोसेस चालू। टाइम पीरियड आखिर है क्या ये, टाइम पीरियड क्या है, टाइम ही है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, m0 l0, और ये t, m कितना होगा, m तो मास है, नो इशू, m, l कितना है, इसको ना मैं पूरा करके बता देता हूँ। चलो पूरा एक्सपांड करके आपको करना कैसे शुरू में। l का कितना हो जाएगा, m l0 और t0, और g है एक्चुअल में है तो एक्सेलरेशन, तो m0 lt इनवर्स 2। एज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नाउ वी विल पुट द ऑल वैल्यूज देयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। l का मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, अब एक तो बचा है, काय को छोड़ो इसको भी। l इज इक्वल टू कितना होगा, m0 l t0, उठा के रख दो सारी वैल्यूज यहाँ। तो कितना आएगा मेरा, m0 l0 t, कोई दिक्कत नहीं है, k के बारे में तो बात ही नहीं करना, पता है तुम लोगों को। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, m0 ना m है, m l0 t0, पावर कितनी हो जाएगी, a,
यहाँ देखो L के बारे में m0 L t0 की पावर b, और इसके बाद चलने देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक कर लेंगे। कितना होगा m0 L t इनवर्स 2 की पावर c। तो अभी इसको हम छेड़ते नहीं हैं। यहाँ देखो m की पावर a, बाकी तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 t की पावर 0। यहाँ पर देखो m की पावर 0 L की पावर b t की पावर 0, m की पावर 0 L की पावर c t की पावर -2c। मल्टीप्लाई करते आता होगा आप लोगों को, पढ़ा हुआ आपने वाला फॉर्मूला, m की पावर n, तो क्या होता था m की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, m की पावर a, सबको जोड़ो, +0 सब में a 0 0, L की पावर देखो 0 प्लस b प्लस c, कोई दिक्कत नहीं, t की पावर 0 प्लस 0 -2c। Digested? What exactly I want to tell? So the next step will be ma lb plus c and t will be -2c. That will be equal to m0 l0 t. Is that clear? तो जो भी चाहो आप यहाँ से देखो क्या आएगा, a की पावर a इज इक्वल टू 0, मतलब m की पावर 0 आ गई, मतलब यहाँ m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो तो मास पर डिपेंड करता ही नहीं। हमारा डायमेंशन है तब बताए, तुम 1 किलो का लटका लो, तुम 10 किलो का लटका दो, वो जो टाइम पीरियड होगा वो उतना ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। इज दैट क्लियर? नंबर 1। दूसरी चीज़, इस L के बारे में सोचो, कितना है L का, कितना होगा b प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू -c। b की जो भी वैल्यू होगी वो c की उल्टी होगी, अपोज में साइन में उल्टी होगी, समझे। और यहाँ 2c कितना है, -2c इज इक्वल टू कितना है 1, सो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। इज दैट क्लियर? तो b की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले में जरा सोचो, b की वैल्यू कितनी होगी -1/2, दैट मीन्स 1/2। समझे ना, मैंने कहा ना उसकी उल्टी होगी, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। उठा के रख दो इक्वेशन 1 में, कितना आएगा t इज इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर कितनी है b कितना है 1/2, उल्ट सॉरी स्मॉल l है, माफ़ करना, और g की कितना हो जाएगा -1/2, जस्ट फॉरगेट। सो t इज इक्वल टू k l 1/2 g -1/2। सो कैन आई राइट t इज इक्वल टू k ऑफ l 1/2 अपॉन g 1/2, नीचे ले जाएंगे तो t इज इक्वल टू k ऑफ l अपॉन g of 1/2 and t is equal to k of square root of L upon g. Is that clear? That is the formula for the time period of simple pendulum. Is that clear? तो ये हमारा formula, पर ये k जो है, इस k की कुछ वैल्यू होती है, that will be evaluated by us when we will study the simple harmonic motion and we will deal with the formula of the simple time pendulum for time period. Is that clear? And when you will अंडरस्टैंड दैट वन, वी विल फाइंड आउट द इट्स अ वैल्यू। अभी ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ रिलेशन कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, सिंपल फार्मूला है हमारा इसका। आर यू गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल? यू कैन। इज दैट क्लियर? तो आप इसे नोट करें और समझें मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाहता हूँ, और फिर हम आगे का और स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आप इसे नोट करें।